हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स में हम लोग चैप्टर वाइज सभी विषयों के यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये हमारा गारंटी है कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपसे वो नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, प्रकाश किसका रूप है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश होता है वो किसका रूप होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर, गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको आवर्धन समझना पड़ेगा। तो आवर्धन किसे कहते हैं हम लोग, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। तो m बराबर क्या होता है यहाँ पे v बटा और क्या होता है u होता है। तो जहाँ पे v क्या होता है यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और u क्या होता है यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग ही क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यानी m बराबर क्या होता है, v बटा u होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, b ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश गमन करता है। जो प्रकाश है वो कैसे गमन करता है। ए ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है गोलीय रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश कैसे गमन करता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। इसमें से बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर, बी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आर बटा कॉस आई, सी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आई प्लस साइन आर, डी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आर माइनस साइन आई। तो यहाँ पे देखिए स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, ये क्या होता है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक किरण आ रही है, दर्पण से टकरा रही है और फिर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जा रही है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन बोला जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसमें क्या संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि f बराबर क्या होता है, r बटा 2, यही क्या होता है, इसमें संबंध होता है। जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का चाल निर्वात में। अगर ये मीटर में पूछ दे कि मीटर में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8, यहाँ पे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ये क्या होता है, प्रकाश का चाल होता है। अगर मीटर में पूछे तो, अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर यहाँ पे पर सेकंड होता है। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है, तो निर्वात में होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इससे क्या कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक प्रकाश की किरण है, ऊपर देखिए विरल माध्यम है और नीचे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण देखिए एक माध्यम से यहाँ पे दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा मुड़ के इधर जा रही है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी बताए हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 × 10⁸ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न है, कांच और जल में कौन सघन माध्यम है। यहाँ पे बताना है, एक कांच है और एक यहाँ पे क्या है, जल है। इन दोनों में बताना है कि कौन सघन माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए कांच क्या हो जाएगा, यहाँ पे सघन माध्यम हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सघन माध्यम है, तो जो यहाँ पे कांच है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सघन माध्यम हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कांच यहाँ पे सघन माध्यम और जल क्या हो जाएगा, यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है गैलीलियो, सी ऑप्शन है रोमर, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्नेल। तो यहाँ पे बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूल के भी आप लोग न्यूटन मत मारिएगा, ठीक नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ती है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, नीचे क्या है, सघन माध्यम है। तो एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो आप लोग को देखना चाहिए यहाँ पे सीधे निकलना चाहिए ऐसे, लेकिन सीधे नहीं निकल के यहाँ पे देख सकते हैं जो ये अभिलंब है, ये जो अभिलंब है इसके तरफ झुक के निकल रही है। इसके तरफ क्या हो रही है, झुक के निकल रही है, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होती है, ये मुड़ती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही रहता कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश है वो कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रकाश है वो कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ती है। फिर वही प्रश्न आ गया गलती से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिन वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिन वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं अदीप्त वस्तु। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, यहाँ पे बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1.44, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1.33, सी ऑप्शन है 1.50, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1.71। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, यहाँ पे 1.33 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न, वे किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे समानांतर किरणपुंज, बी ऑप्शन है अपसारी किरणपुंज, सी ऑप्शन है अभिसारी किरणपुंज, डी ऑप्शन है ये सभी। तो वे किरणपुंज जो एक बिंदु से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक बिंदु से निकालकर फैल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे अपसारी किरणपुंज बोला जाता है इसे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे बताना है कि जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1.50, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2.42। तो जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 ये क्या होता है, यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ कैसा प्रतीत होता है, तो मुड़ा हुआ ऐसे प्रतीत होता है, तो वो किसके कारण से प्रतीत होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन। तो ये किसके कारण से मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 20 डिग्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे 90 डिग्री। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, बाल्टी में जैसे आप पानी से भरी हुई बाल्टी, अगर उसमें सिक्का डाल के देखिएगा तो लगेगा कि वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन। तो ये भी किसके कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण से दिखाई देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। जो श्वेत प्रकाश होते हैं उसमें कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो जो श्वेत प्रकाश होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, और जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बने हुए प्रकाश को ही क्या बोला जाता है, श्वेत प्रकाश बोला जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे 90 डिग्री। तो जो प्रिज्म का अपवर्तन कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो प्रिज्म के अपवर्तन कोण यहाँ पे 60 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उससे क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह यंत्र जो छोटी से छोटी वस्तु जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती है उस वस्तु को बड़ा करके किससे देखा जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर, उत्तल लेंस कैसा होता है। यहाँ पे बताना है कि जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है। तो आप लोग फिगर में देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तल लेंस यहाँ पे दोनों किनारों पे क्या होता है, पतला होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, ये मोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बीच में मोटा तथा किनारे पे पतला, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तल लेंस होगा वो कैसा होगा, बीच में मोटा होगा, आप लोग देख सकते हैं बीच में मोटा और दोनों किनारों पे क्या होगा, ये पतला होगा, यही उत्तल लेंस होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए ये कलई किया हुआ भाग है इधर का, और ये जो परावर्तक सतह है ये बाहर की ओर उभरा हुआ है यहाँ पे। तो बाहर उभरा हुआ जिसका होता है परावर्तक सतह वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर, अवतल लेंस कैसा होता है। जो अवतल लेंस होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे बताना है आपको कि जो अवतल लेंस होता है वो कैसा होता है। तो आप लोग यहाँ पे फिगर में देख चुके होंगे, जो ये अवतल लेंस होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किनारे पे मोटा होता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीच में यहाँ पे क्या होता है, पतला होता है। तो जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला और किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अवतल लेंस होगा वो यहाँ पे किनारे पे क्या होगा, मोटा, और बीच में क्या होगा, यहाँ पे पतला होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता क्या होता है कि प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश जा रहा है लेकिन लेंस से जैसे ही अपवर्तित हो रहा है वो मुड़ रहा है। तो जितना ज्यादा जो प्रकाश की किरण को मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो जो ये उत्तल दर्पण होता है इसका ही उपयोग किया जाता है किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पे होता है, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्लास्टिक, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है यहाँ पे कांच। तो यहाँ पे देखिए लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब भी बता चुके हैं आपको कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेंस का वो कौन सा पार्ट है, यानी कौन सा अंग है जहां से प्रकाश अगर अपवर्तित होगा तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाएगा। अगर कहीं से भी लेंस से प्रकाश अपवर्तित होता है तो विचलित मतलब थोड़ा सा मुड़ के ही बाहर निकलता है, लेकिन लेंस में एक जगह ऐसा होता है जहां से प्रकाश जाएगा तो वो बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। तो वो प्रकाश का वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होता है, जहां से प्रकाश जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रकाशीय केंद्र होता है वहां से प्रकाश अगर गुजरे तो बिना विचलित हुए वो सीधे निर्गत हो जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्वारक, बी ऑप्शन है चौड़ाई, सी ऑप्शन है लंबाई, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण के लंबाई को क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को यहाँ पे कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है कि जो भी प्रकाश की किरणें इससे उत्तल लेंस से गुजरती है तो वो क्या करता है कि इन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का कार्य करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, यहाँ पे अभिसारी लेंस बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या बोला जाता है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो भी बिंदु स्थित होता है उसे क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है फोकस दूरी, सी ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, डी ऑप्शन है यहाँ पे द्वारक। तो यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कौन सा बिंदु स्थित होता है, तो जो फोकस होता है वही क्या होता है, स्थित होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर, अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। इसमें से बताना है कि कौन अपसारी लेंस है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस किसे बोला जाता है, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपसारी लेंस अवतल लेंस को क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इससे प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य कर रहा है। इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, तो अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस एक बिंदु पे एकत्रित करता है और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, डी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पे देखिए जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। तो अगर वस्तु यहाँ पे अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे बताना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे हम लोग नहीं उतार सकते। यहाँ पे पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। जो उत्तल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक,
बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, अगर पूछे इसकी फोकस दूरी कैसी होती है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण हो, उसका पूछे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर देखिए, किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। यहाँ पे बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, और वास्तविक ही प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पे उतारा जा सकता है उसको, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है यहाँ पे उभयोतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 44 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। अभी हम बता भी चुके हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है यहाँ पे वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है। और आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर देखिए, मोटर गाड़ी का हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो मोटर गाड़ी का आगे का लाइट होता है और पीछे का लाइट होता है उसमें किस दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे दे परावलयिक दर्पण, तो सबसे पहले आप परावलयिक दर्पण पे टिक मारिएगा, लेकिन जब ऑप्शन में आपको परावलयिक दर्पण नहीं दिया हो तो आप किसको टिक मारिएगा, तो अवतल दर्पण का यहाँ पे आप लोग टिक लगाइएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46 नंबर, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है यहाँ पे उभयोतल दर्पण। तो यहाँ पे बताना है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 47 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है। जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे किस नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे मंडल के नियम। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे किस नियम के नाम से भी जाना जाता है, तो स्नेल के नियम के भी नाम से जाना जाता है। जो साइन आई बटा साइन आर के क्या होता है, ये बराबर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से पहचानना है कि कौन दर्पण सूत्र है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी ऑप्शन है यहाँ पे माइनस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर माइनस 1/f। तो इसमें से पहचानना है कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा होता है। तो स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन,
बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो टिंडल प्रभाव होता है वो किस परिघटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जब आदमी नेत्रदान करता है तो नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्निया। तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो यहाँ पे जो कॉर्निया होता है यही हमारा क्या होता है, दान होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम बता दिए, यानी यहाँ पे आप भी समझ लीजिए कि जो कॉर्निया होता है वही क्या होता है, यहाँ पे दान होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।